गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी हमारे से पहले किसी की क्लास थी क्या? नो सर। क्यों, मनीष सर की नहीं थी? थी सर। कोई कह रहा नो सर, कोई कह रहा थी। क्या मतलब इसका? हुई थी कि नहीं? यस सर हुई थी। आज सिंह सर के साथ आप लोग की मीटिंग हुई थी क्या? क्यों भाई? क्या लिखा है भाई? अरे भाई बुरा मान गए सर, मैं बस कोर्स पूछा था कि कितना रह गया। कौन बुरा मान गया भाई? हेलो सर प्रत्युष। अच्छा, अरे यार बुरा बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मीटिंग में निष्कर्ष क्या निकला? सर हमेशा की तरह नोट करवा ली हम लोगों की प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम है, जरा भी तो बताओ। सर बस कोर्स का पूछ रहे थे कि क्या क्या चीजें रह गई हैं, कंप्लीशन में कितना रह गया है अभी। क्लासेस की बात करते कि लगवा दें हम लोगों की। कल मिश्रा जी की लगी है क्लास? यस सर। मिश्रा जी का कोर्स बाकी रहता है। बाकी किसी का कोर्स नहीं बाकी रहता। किसी क्लास होना हो मिश्रा जी की जरूर होगी। 6 से 7:30 या 7:30 से 9। क्यों भाई? हेलो, तुम लोगों के पास एक शेड्यूल भी तो आया है कुछ? कैसा शेड्यूल सर? एक कोई शेड्यूल भेजा है ना कि क्लास कैसे होगी? नहीं सर अभी तो नहीं भेजा। अरे तुम्हारे ग्रुप पे ही हमने देखा। अपने ग्रुप पे नहीं, एक उन्होंने भेजा है कि जैसे कल कि किस किस दिन किसकी किसकी क्लास होगी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की या बायो की, इस तरीके से भेजा है। सर वो तो रोज हम लोग को मिलता है ना शेड्यूल की कल किसकी होगी। नहीं नहीं, एक उन्होंने बना के दिया कई दिनों का। देखा ना सर। देखना उसमें दिया हुआ। क्लास क्लास टाइम से स्टार्ट नहीं, वो सॉरी, एक आप लोग की कंप्लेन ये भी है ना कि टाइम चेंज हो जाता है। क्यों भाई? यस सर। किस पर्टिकुलर नाम लेके बताया कि नहीं कि किसकी क्लास की टाइमिंग चेंज होती है? नहीं सर नाम हम नहीं लिया किसी का। नाम लेना चाहिए था। नाम नहीं लोग, एक के चक्कर में सबकी वो वाट लगती है। मेरे पास सुबह फोन आया कि मुझे टाइम चेंज हुआ था। हमने भाई जो टाइम चेंज करा था उससे पूछो। चलो भाई खैर। वैसे अच्छा नाम बता दो, कौन टाइम किसकी टाइम ज्यादा चेंज होता है? सर एमएस सर की क्लासेस अक्सर ऐसा होता है कि कैंसिल हो जाती हैं। ये बताना चाहिए ना। हमारा तो शाम को क्लास लगती है, हमें तो शाम को ही पढ़ाना ठीक रहता भी है। हमें नहीं लगता हमने तुम्हारे में चेंज कराई है क्लास। नहीं आपने नहीं कराई। एक आध हो सकता है, ऐसा नहीं कि
एकदम ही नहीं होगा, कभी जरूरत पड़ी होगी तो कराया होगा, जिससे कभी कभी रैपिड फायर लग जाता है शाम को। अच्छा, कोचिंग से हमारे घर की दूरी है 7-8 किलोमीटर, उसमें जरूर आधे 15 मिनट मैंने शिफ्ट कराया हो। हाँ तो भाई कहाँ तो हम लोग थे? हम लोग कहाँ पर थे लास्ट टाइम पे? सर कैटालिस्ट बताया था आपने। कैटालिस्ट एनसीईआरटी से करा रहे थे ना? यस सर। कहाँ तक करा दिया था? तो शेप सिलेक्टिव बताएंगे। ये वाला? सर आपने कहा था खुद से पढ़ लेना। सर होमो हेट्रो हो गया था। क्या कह रहे हो? सर होमो हेट्रो हो गया था। वो केवल होमो हेट्रो हुआ था। ये वाला नहीं हुआ था? सर आप बोल रहे थे कि खुद से पढ़ लेना। कैटालिस्ट यार खुद से पढ़ लेना, उसमें ज्यादातर एंजाइम वाला है, बायो का खुद ही पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? सर वैसे भी आज ही का दिन रह गया सर, कोलॉइड्स पढ़ा दीजिए। हाँ कोलाइट पढ़ा देते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ाएं? यस सर। देखो बेटा, कोलाइट एनसीईआरटी से पढ़ाना बहुत आसान है। देखो बेटा, आप सबको मालूम है व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बेटा क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशन। ठीक। लेकिन देखो इन्होंने बोला वी ऑल्सो नो दैट सैंड इन वाटर व्हेन स्टेरॉइड गिव ए सस्पेंशन। जब आप सैंड को यानी मिट्टी को या फिर बालू को पानी में मिलाते हो तो सस्पेंशन बनता है, which slowly settle down with time. Between the two extremes of the suspension and solution, we come across a large group of system called colloidal dispersion or simply colloidal. देखो बेटा, पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर, पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर, पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर बेटा हम मिक्सचर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर। एक होता है बेटा ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है बेटा सस्पेंशन, और बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन तीसरा होता है बेटा कोलाइडियल सॉल्यूशन, या जिसे हम सिंपली बोलते हैं कोलाइड। जब बेटा सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो उसे कहते हैं कोलाइड। ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन, और लेस देन 1 नैनोमीटर होता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर? अरे हाँ ना भी तो बोल दिया करो। यस सर। ठीक है बेटा, तो देखो पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर आप मिक्सचर को या कह लो सॉल्यूशन को, नॉट सॉल्यूशन मिक्सचर बोलो, मिक्सचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ट्रू सॉल्यूशन,
कोलाइडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जब पार्टिकल का साइज मिक्सचर यानी सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जैसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन। जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो उसे कहते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन यानी सिंपली कोलाइड। और जब बेटा ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। क्लियर? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो, कोलाइडियल सॉल्यूशन बेटा हेट्रोजीनियस सिस्टम है। कोलाइडियल बेटा हेट्रोजीनियस होता है, इसमें 2 फेस होती है, एक को बोलते हैं डिस्पर्स फेस और दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेस का मतलब डिस्पर्स फेस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट, डिस्पर्सन मीडियम इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। ठीक, एक सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेस। ठीक, और दूसरे को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन मीडियम। तो कोलाइडियल इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम, 2 फेस होता है, डिस्पर्स एंड डिस्पर्शन। तो बेटा डिस्पर्स फेस यानी सॉल्यूट के बहुत छोटे पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडियल सॉल्यूशन में जो मेन डिफरेंस है किसका? पार्टिकल साइज का। ठीक है ना बेटा? सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है क्योंकि वहां पर पार्टिकल छोटे छोटे आयन होते हैं, जैसे NaCl में Na+Cl-। The constituent particles are ion or small molecule। इसमें ट्रू सॉल्यूशन में। जबकि बेटा कोलाइड में डिस्पर्स फेस यानी सॉल्यूट, particle a single macromolecule like protein, like polymer, like starch, बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, या फिर बहुत छोटे, कई छोटे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते हैं, कई छोटे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते हैं या कई एटम एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट होंगे तो पार्टिकल का साइज बढ़ जाता है और वो बेटा इस रेंज में आकर कोलाइड बना लेता है। तो बेटा कोलाइडियल पार्टिकल लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। ठीक, आपको इस पूरे पैराग्राफ में बेटा ये साइज का रेंज याद रखना है। तो देखो बेटा, पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर कोलाइडियल सॉल्यूशन मिक्सचर 3 तरीके का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम ट्रू सॉल्यूशन, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर सस्पेंशन, बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन बेटा हेट्रोजीनियस होता है, 2 फेस होती है, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेस यानी सॉल्यूट के पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम यानी सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्लियर? बोलो भाई। Yes, sir. कोलाइडियल पार्टिकल में जो कि बेटा पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, तो पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो बेटा सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगी। तो ड्यू टू स्मॉल साइज कोलाइडियल पार्टिकल का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। बाकी ये इन्होंने एक मैथमेटिकल वो दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
अब देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। आप बेटा कोलाइड का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला बेटा फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर, डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर। दूसरा बेटा डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन के बिहाफ पर। और तीसरा बेटा टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स स्पेस। डिस्पर्स स्पेस यानी सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर। तो देखो बेटा, पहला बेटा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो देखो बेटा, हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर बेटा आप इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाओगे तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 9। लेकिन बेटा आउट ऑफ 9 गैस और गैस का कॉम्बिनेशन, देखो बेटा जो पहले लिखा होता है वो सॉल्यूट यानी डिस्पर्स स्पेस, बाद में लिखा होता है वो सॉल्वेंट डिस्पर्शन मीडियम। तो बेटा आउट ऑफ 9 गैस और गैस का मिक्सचर हेट्रोजीनियस नहीं होता, ऑलवेज होमोजीनियस। तो बेटा गैस और गैस कोलाइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाती। तो बेटा फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर 8 तरीके के कोलाइड होते हैं। सॉलिड सॉलिड, डिस्पर्स स्पेस सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड इमल्शन, लिक्विड गैस फॉग, गैस सॉलिड हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हुई बेटा पैलेडियम पर, गैस लिक्विड कोल्ड ड्रिंक, हालांकि कोल्ड ड्रिंक सॉल्यूशन है। तो देखो बेटा फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर टोटल कॉम्बिनेशन 9 बनते हैं, लेकिन कोलाइडियल बेटा 8। गैस और गैस होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं बनाते। तो बेटा आपका काम क्या है, कुछ ये देखो कॉमन नाम लिखा हुआ है। लिक्विड लिक्विड को इमल्सन कहते हैं, लिक्विड सॉलिड को जेल कहते हैं, सॉलिड गैस को एरोसॉल कहते हैं, ठीक है, लिक्विड गैस को भी एरोसॉल कहते हैं, गैस लिक्विड फोम है। और ये बेटा जरा कुछ एग्जांपल है, इनका रट्टा मार लेना। जैसे आपका मिल्क है, इमल्शन है, बटर आपका इमल्शन है। मिल्क क्या है? फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। और बटर क्या है? वाटर डिस्पर्स इन ऑयल है। बटर में बेटा क्या होता है? वाटर कम होता है, ऑयल ज्यादा होता है। मिल्क में फैट कम होता है, पानी ज्यादा होता है, दूध और पानी मिला देता है, ठीक है। अरे बोलो भाई, पता तो चले। अरे बोल दिया करो बीच में, पता तो चले क्लास हो यस रही सर। है। ठीक है बेटा, तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स स्पेस and the dispersion medium are solid, liquid or gas, 8 type of colloidal system are possible। कौन सा पॉसिबल नहीं है? गैस गैस का मिक्सचर, ए गैस मिक्स विद अनदर गैस फॉर्म होमोजीनियस, इसलिए कोलाइड नहीं है, ठीक है। यस यस सर। और ये बेटा 8 तरीके कोलाइड हैं, कॉमन नेम और उनका एग्जांपल याद कर लेना। वही सब इसमें लिखा हुआ है, देखो। Out of the various type of colloidal given in table 5.4, most common are sol। sol का मतलब solid in liquid, gel liquid in solid, ठीक है ना।
जेल जो लड़के लोग हीरो बनने के लिए नहीं बाल में लगाते हैं, उसको जेल कहते हैं। मालूम तो आपको हमसे जाता है। यस सर। एंड इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है भाई, ये यस बेटा सर। कॉमन बेटा ये आप याद कर लीजिएगा। फिर देखो डिस्पर्सन मीडियम के बिहाफ पर बेटा कोलाइडियल का कुछ स्पेशल नाम है। अगर डिस्पर्सन मीडियम बेटा वाटर होता है तो उसे एक्वा सॉल या हाइड्रोसॉल कहते हैं। बेंजीन होता है तो बेंजोसॉल, इसमें नहीं लिखा है। एल्कोहल होगा तो उसे बेटा एल्कोसॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये जरा कॉमन नेम याद कर लीजिएगा। बाकी ये विद इन ए टिपिकल सेल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आर कोलाइडियल साइज पार्टिकल, ये सब मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड आर एक्वस सॉल, सॉलिड डिस्पर्स इन वाटर। अब जरा इस पेज को देखो, देखो बेटा कोलाइडियल सॉल्यूशन, ये भी हम भेज देंगे आपको। कोलाइडियल सॉल्यूशन बेटा देखो हेट्रोजीनियस होता है, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सन मीडियम। फिर देखो बेटा कोलाइडियल सॉल्यूशन तीन का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से, पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम, और टाइप ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल। पार्टिकल के साइज के बिहाफ स्टेट के बिहाफ पर 8 टाइप्स के, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, लायोफिलिक लायोफोबिक, जहाँ पर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है लायोफिलिक, जहाँ इंटरेक्शन ना के बराबर लायोफोबिक, और पार्टिकल के साइज के बिहाफ पर बेटा मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड। तो देखो बेटा ये 8 वो जो टेबल बनी थी वो ये भी है, जो बोल्ड में लिखा है उसको देखो। A colloidal dispersion in one gas in another is not possible since the two gases would give a homogeneous mixture। तो बेटा गैस और गैस होमोजीनियस नहीं बनाते, जबकि कोलाइडियल क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। और ये बेटा नाम याद करना, वाटर हाइड्रोसॉल, बेंजीन बेंजोसॉल, एल्कोहल एल्कोसॉल, एयर एरोसॉल। ठीक है बेटा, यस सर। ये टेबल जरा पढ़ लीजिएगा, खासतौर से इमल्शन, मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, कोल्ड क्रीम, ये सब। जेल में चीज, कर्ड, जेलीज, बूट पॉलिश, ओपेल। ठीक है, फॉग गैस एरोसॉल का एग्जांपल है। चलिए, एरोसॉल बेटा दो तरीके के होते हैं, अगर एयर में लिक्विड है तो भी उसको बेटा एरोसॉल के अगर एयर में सॉलिड है जैसे डस्ट पार्टिकल उसको भी एरोसॉल बोलते हैं, और लिक्विड है तो बेटा उसको भी एरोसॉल बोलते हैं। फॉग हो गया, इसमें आपका ये वाला स्मोक आपका स्मोक हो जाएगा। चलिए तो फिर देखो बेटा क्लासिफिकेशन based on nature of interaction between disperse phase and dispersion medium। देखो बेटा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बिहाफ पर, देखो जब बेटा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में बहुत इंटरेक्शन होता है, यानी दोनों साथ साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना,
तब बेटा उसको बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड। और जब बेटा डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होता है, साथ साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी में साथ रहते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है Yes, बेटा। sir. Yes, sir. चलिए, फालतू एग्जाम्पल बहुत दिमाग में आती है लेकिन वो बताना नहीं चाहिए। चलो भाई, जिसमें आप लोग को मजा ज्यादा आता है, लेकिन हमने कभी टीचिंग में इस तरह की चीजें की नहीं। खैर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन between the dispersed space and dispersion medium, colloidal solution are divided into two categories, namely बेटा लायोफिलिक यानी बेटा सॉल्वेंट लविंग, जहां पर सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, साथ साथ रहना पसंद करते हैं, और जहां इंटरेक्शन ना के बराबर जबरदस्ती रखना पड़ता है, यहाँ यानी दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं लेकिन जबरदस्ती साथ में रखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक। और अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट है तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। एक बीमारी का नाम सुना है ना, हाइड्रोफोबिया, बोलो बेटा, हाइड्रोफोबिया नाम सुना है? Yes, sir. जिसमें आदमी को पानी से डर लगता है। पानी से डर जाता है। देखो बेटा, लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक का मतलब लिक्विड लविंग, सॉल्वेंट लविंग। तो जब डिस्पर्स स्पेस यानी सॉल्यूट, डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट, दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा, साथ रहना पसंद करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड। ऐसे कोलाइड को बेटा बनाना बहुत आसान होता है, केवल आपको डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करना है, सेक करना है, जरूरत पड़े तो थोड़ा गर्म कर दो, कोलाइडियल सॉल्यूशन बन गया। इस तरीके के कोलाइड किसके होते हैं? गम, ठीक, वैसे भी गम बहुत आसानी से मिलता है सबको। जिलेटिन, स्टार्च के कोलाइड, रबड़ का कोलाइड, ये बेटा क्या है? लायोफिलिक। इनको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। तो बेटा गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबड़ के कोलाइड सुटेबल लिक्विड यानी सॉल्वेंट में मिला के बना लिए जाते हैं, ये लायोफिलिक है। An important characteristic of these sol is that dispersion medium is separated from the dispersed space, can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium। बेटा इस लाइन का मतलब ये है कि लायोफिलिक कोलाइड को आप डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्सन मीडियम में आसानी से सेपरेट कर सकते हो बाय इवोपोरेशन, ठीक। और बेटा आसानी से इवोपोरेट कर सकते हो बाय इवोपोरेशन, या फिर आप डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्सन मीडियम को मिक्स करके आसानी से कोलाइड बना सकते हो। इसीलिए बेटा इनको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। और बेटा लायोफिलिक सॉल्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। Yes, sir. और बेटा इनको आसानी से आप प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते। जनरली प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन बेटा किसका होता है? लायोफोबिक कोलाइड का। अभी इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे दूसरे वाले शीट से।
अब आइए बेटा, लायोफोबिक कोलाइड, सॉल्वेंट हेटिंग कह सकते हो इसको, जो सॉल्वेंट से नफरत करते हैं यानी उनसे दूर भागते हैं। द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। यहाँ पर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, जबरदस्ती साथ में रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं लायोफोबिक। जैसे बेटा मेटल के कोलाइड, मेटल सल्फाइड के कोलाइड, when simply mixed with dispersion medium do not form colloidal solution. लायोफिलिक कोलाइड आसानी से बनाए नहीं जा सकते जितनी आसानी से लायोफिलिक, क्योंकि लायोफोबिक में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन ना के बराबर होता है। तो इसलिए बेटा इनको बनाने के स्पेशल मेथड है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। Here, such salt are called lyophobic salt. These salt are readily precipitated. इनका बेटा प्रेसिपिटेशन बहुत आसान है, और प्रेसिपिटेशन के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय हीटिंग और सेकिंग एंड हेंस आर नॉट स्टेबल। तो बेटा आप लायोफोबिक को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर सकते हो, कई मेथड है। इसमें एक मेथड इलेक्ट्रोलाइट मिलाना, जो हार्डी-सूल्जे लॉ आपने पढ़ा है। हीटिंग करे, देखो अल्टीमेटली देखो जब कोगुलेशन में हम लोग करते क्या, लायोफोबिक के ऊपर चार्ज होता है, लायोफोबिक स्टेबल नहीं होते बेटा, उसको बेटा स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। आपका लायोफोबिक कोलाइड इलेक्ट्रोलाइट का या तो केटायन या एनायन को प्रेफरेंशियली अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण बेटा कोलाइड पे चार्ज आ जाता है। तो जब कोलाइड पार्टिकल पे चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो बेटा पास पास नहीं आएंगे और प्रेसिपिटेट बना रहेगा। एट एनी हाउ अगर आपने बेटा चार्ज को रिमूव कर दिया तो कोलाइड स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएंगे। तो अनचार्ज पार्टिकल बेटा पास पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास पास आएंगे, साइज बढ़ेगा, ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं कोगुलेशन। तो बेटा कोगुलेशन मेनली किसका होता है? लायोफोबिक का। कोगुलेशन में हम लोग करते क्या है? चार्ज को रिमूव करते हैं, और चार्ज को रिमूव करने के कई तरीके हैं। जैसे एक है, दूसरा अपोजिट चार्ज आयन ऐड कर दो, हीटिंग कर दो, या फिर दो अपोजिट चार्ज कोलाइड मिक्स कर दो, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर दो। ये सब मेथड है आपके। फिर देखो बेटा, अगर कोलाइड प्रेसिपिटेट में आपने कन्वर्ट कर दिया तो फिर से वो कोलाइडियल सॉल्यूशन में आसानी से नहीं कन्वर्ट होता। ऐसा नहीं कन्वर्ट नहीं होगा, आसानी से नहीं होता। तो देखो, once precipitated they do not give back the colloidal solution by simple addition of dispersion medium। ठीक है ना? तो वहां पर दोबारा बेटा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाते हो, कोलाइड बन जाता है। इवोपोरेशन से सेपरेट करते हो, फिर मिलाते हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए इरिवर्सिबल होता है। लायोफिलिक सॉल्ट को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाया जाता है। बोलो बेटा, इतने में कोई दिक्कत? बोलो भाई, No, sir. समझ में आ रहा ना? यस सर। चलिए, अब आइए जरा इसको थोड़ा सा इस टेबल से पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक, पहला देखो बेटा, प्रिपरेशन। लायोफिलिक सॉल्ट आसानी से प्रिपेयर्ड हो जाता है, केवल डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम को मिक्स करना होता है। लायोफोबिक बेटा आसानी से प्रिपेयर नहीं होता, इनको बनाने के स्पेशल मेथड है। अब आइए बेटा स्टेबिलिटी।
लायोफिलिक हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि सॉल्वेंट के प्रति इंटरेक्शन इनका ज्यादा होता है। ये आप बेटा बहुत कम स्टेबल होते हैं, इनको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। रिवर्सिबिलिटी, ये बेटा रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, अभी पीछे बताया। अब इन दो पॉइंट को देखो, देखो बेटा लायोफिलिक में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। बेटा इंटरेक्शन होगा तो विस्कोसिटी, सॉल्वेंट कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड की विस्कोसिटी बेटा प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होती है, जबकि सरफेस टेंशन कम होता है। बोलो बेटा सोप को पानी में मिलाएंगे सरफेस टेंशन घटता है बढ़ता है? घटता है। और सोप का वाटर में सॉल्यूशन बेटा क्या होता है? लायोफिलिक कोलाइड बनाते हैं, ठीक है ना। सोप को पानी में डिजॉल्व तो अपने आप हो जाता है ना, कोई स्पेशल मेथड तो लगाते नहीं हम लोग। तो आपको बेटा क्या रखना है, लायोफिलिक कोलाइड का विस्कोसिटी डिस्पर्सन मीडियम से ज्यादा, जबकि सरफेस टेंशन कम, जबकि इसमें बेटा लगभग सेम होता है। लायोफोबिक कोलाइड और डिस्पर्सन मीडियम की लगभग सेम, क्योंकि इंटरेक्शन है ही नहीं। फिर आते हैं बेटा चार्ज, लायोफिलिक पे चार्ज नहीं होता है, लायोफोबिक पे चार्ज होता है। किस कारण? स्टेबलाइजिंग एजेंट जो आप मिलाते हो ना बेटा, या तो उसका केटायन सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है या एनायन। केटायन एडजॉर्ब होगा तो पॉजिटिव चार्ज, एनायन एडजॉर्ब होगा तो नेगेटिव चार्ज। विजिबिलिटी में आओ बेटा, लायोफिलिक में कंपेरेटिवली पार्टिकल का साइज छोटा होता है, ठीक है ना, और लायोफोबिक में बड़ा होता है। तो बेटा लायोफिलिक को आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन लायोफोबिक में देख सकते हैं। कोगुलेशन, बेटा लायोफिलिक में कोगुलेशन आसानी से नहीं होता है, लायोफोबिक में आसानी से हो जाता है। लायोफोबिक देखो वैसे ही अनस्टेबल है, स्टेबलाइज जबरदस्ती का किया जाता है चार्ज के कारण। एट एनी हाउ अगर चार्ज हटा दोगे तो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। टिंडल इफेक्ट, चूंकि बेटा लायोफिलिक में पार्टिकल साइज छोटा होता है तो टिंडल इफेक्ट बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। यानी जो लाइट, टिंडल इफेक्ट क्या है? कोलाइडियल पार्टिकल के द्वारा लाइट का स्कैटर्ड करना क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। तो चूंकि लायोफिलिक में पार्टिकल साइज छोटा होता है तो लाइट कम स्कैटर्ड करती है, उसमें ज्यादा स्कैटर्ड करती है। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा माइग्रेशन कौन करेगा? जिसके ऊपर चार्ज होता है। लायोफिलिक में चार्ज होता नहीं तो ये माइग्रेट नहीं करते हैं, और बेटा उसमें पक्की बात है चार्ज होता है तो माइग्रेट करेंगे ही करेंगे। और एग्जाम्पल बेटा ये जिलेटिन, स्टार्च, गम, एल्ब्यूमिन, सेलुलोज, ये सब लायोफिलिक। केवल डिस्पर्स फेस यानी ये और डिस्पर्सन मीडियम यानी वाटर मिक्स करना हो। मेटल के कोलाइड, मेटल सल्फाइड के कोलाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, ये सब लायोफोबिक है। बोलो बेटा ब्लड पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन नेगेटिव होगा। निगेटिव। ब्लड पॉजिटिव होता है, हीमोग्लोबिन नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में जबकि ब्रैकेट में हीमोग्लोबिन लिख दिया वो सही नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा। सर उसमें ब्रैकेट में ब्लड लिखा हुआ है और हीमोग्लोबिन बाहर लिखा हुआ है। हाँ तो उसमें उसमें एनसीईआरटी में शायद ब्लड और हीमोग्लोबिन एक साथ लिख दिया। सर आप फिर से बोल दीजिए एक बार, क्या बोला आपने? ब्लड और हीमोग्लोबिन। टेंशन ना लो, अभी सब सामने आएगा, अभी आप सब सामने आएगा, बस आप पेशेंस रख के बस पढ़िए। तो बेटा दो तरीके कोलाइड हो गए, बोलो भाई। यस। फिर देखो अब बेटा डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के साइज के भी आता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स स्पेस। सॉरी डिस्पर्सन मीडियम हो गया। डिस्पर्स स्पेस यानी सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के भी आपका तीन तरीके का, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर
एसोसिएटेड कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है बेटा, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। बेटा अपने दम पे तो कोलाइड बनाएंगे नहीं, वो तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। तो मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है, कई छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते हैं और बेटा वो बड़ा पार्टिकल बनाते हैं और उनका साइज रेंज बिटवीन 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। देखो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ऑन डिसोल्यूशन large number of atom or smaller molecule of substance aggregate together to form species having size in the colloidal range. The species thus form are called multi-molecular colloid. For example, gold का salt, सल्फर का salt, ठीक है, इसमें हजारों मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े होते हैं। फिर से समझो बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, तो बेटा ऐसा सॉल्यूट या ऐसी डिस्पर्स फेस जिसमें पार्टिकल का साइज 1 एक्चुअल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो बेटा इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है कि कई सारे एटम या छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, साइज का रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है, कोलाइडियल रेंज में आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। एग्जाम्पल गोल्ड का सॉल्ट, सल्फर का सॉल्ट। ठीक बेटा, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में क्या होता है बेटा, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज ऑलरेडी एक्चुअल साइज ऑलरेडी 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, या कोई एग्रीगेशन नहीं होता, अपने आप पार्टिकल का साइज एक्चुअल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, कोई एग्रीगेशन नहीं होता। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, जो लायोफोबिक कोलाइड थे ना अभी, गम, जिलेटिन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब पॉलीमर। Such system are called macromolecular colloid. These colloid are quite stable, lyophilic होते हैं, and resemble true solution in many respects. और इनकी प्रॉपर्टी कई रिस्पेक्ट में ट्रू सॉल्यूशन की जैसी होती है। एग्जाम्पल, नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिकुलर आर स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम, और मैन मेड यानी आर्टिफिशियल में आइए पॉलीथीन, पॉलीमर, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर। ये सब बेटा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है। इसमें पार्टिकल का एक्चुअल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, कोई एग्रीगेशन की जरूरत नहीं होती है। जबकि मल्टी मॉलिक्यूलर में पार्टिकल का एक्चुअल साइज 1 नैनोमीटर से कम, कई एग्रीगेट होके 1 नैनोमीटर से बड़ा बनाते हैं, कोलाइड बनता है। फिर आओ बेटा एसोसिएटेड कोलाइड, या इसको हम लोग मिसिली बोलते हैं। बेटा there are some कई सब्सटेंस बेटा ऐसे हैं, मेनली सोप एंड डिटर्जेंट। कई सब्सटेंस बेटा ऐसे हैं कि जब उनको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, तो बेटा वो लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, केटायन और एनायन में टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेजुअली कंसंट्रेशन बेटा बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद आइदर केटायन और एनायन बेटा एग्रीगेट होने लगते हैं और क्या बनाने लगते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं मिसली या एसोसिएटेड कोलाइड।
या तो बेटा केटायन एग्रीगेट होगा या एनायन। केटायन एग्रीगेट होगा तो केटायनिक मिसली, एनायन एग्रीगेट होगा तो एनायनिक मिसली। जैसे सोप, सोडियम स्टेरेट केटायनिक मिसली है। डिटर्जेंट में केटायनिक भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं। तो देखो, देयर आर सम सब्सटेंस विच at low concentration behave as normal strong electrolyte, जैसे सोडियम स्टेरेट C17H35COON, लो कंसंट्रेशन पे क्या बनाएगा, स्टेरेट आयन और Na+। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो बेटा स्टेरेट आयन एग्रीगेट होने लगते हैं, बट एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडियल बिहेवियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट। Aggregated particles thus formed are called micelle. These are also called associated colloid. Beta, formation of micelle take place only above a particular temperature. तो जिस टेम्परेचर के ऊपर आइदर केटायन और एनायन एग्रीगेट होने लगते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड यानी मिसली बनाते हैं, उसे क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कंसंट्रेशन के ऊपर एनायन या केटायन एग्रीगेट होने लगते हैं उसको कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन। ठीक। और अगर बेटा आप डाइल्यूशन करोगे तो आपका कोलाइड फिर से इंडिविजुअल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सरफेस एक्टिव एजेंट सच एज सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट बिलोंग ऑफ दिस क्लास। सोप के लिए CMC है, रट लेना, क्योंकि NCERT में दिया इसलिए रट लेना, पूछ सकता है। These colloid have both lyophilic and lyophobic part। जो कार्बन की लंबी चेन होती है C17H35COO, स्टेरेट आयन में जो कार्बन 17 कार्बन की लंबी चेन है वो बेटा क्या है, हाइड्रोफोबिक होती है, लायोफोबिक। और जो कॉर्नर में COO- है वो लायोफिलिक होता है। Micelle may contain as many as 100 molecules or more, या 100 मॉलिक्यूल की जगह 100 आयन होना चाहिए। तो देखो बेटा, कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो लो कंसंट्रेशन पर नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, यानी केटायन और एनायन में ब्रेक हो जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। बट ग्रेजुअली जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो आप क्या देखते हो, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद या तो केटायन या एनायन आपस में जुड़ने लगते हैं, एग्रीगेशन होने लगता है, और इस तरीके के बने हुए कोलाइड को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड या मिसली कहते हैं। जिस टेम्परेचर के ऊपर केटायन या एनायन एग्रीगेट होते हैं उसको क्राफ्ट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को CMC, क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन। और एसोसिएटेड कोलाइड का बेस्ट एग्जांपल है सोप एंड डिटर्जेंट। और 100 या 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल या आयन एसोसिएट होते हैं। और इसको बेटा रट लेना, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3। mechanism of micelle formation, let us take the example of soap solution। सोप क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड RCOO-। जैसे ये आपका सोडियम स्टेरेट है C17H35COO-, which is a major composition of many bar soap। सोप बेटा ये होता है, बार सोप मतलब कपड़े धोने वाला। When dissolved in water it dissociate in RCOO- and Na+। ये बेटा देखो, कार्बन की चेन किसके साथ गई, एनायन के साथ, तो एनायन यहाँ पर एग्रीगेट हो गए, एनायनिक मिसली। RCOO- however consist of two parts, long hydrocarbon chain hydrophobic non-polar, which is hydrophobic and polar group COO- called polar ionic head। R को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर टेल, COO- को पोलर आयनिक हेड, हाइड्रोफिलिक। तो देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ तक बेटा क्या है, हाइड्रोफोबिक, और COO- क्या है, COO- क्या, हाइड्रोफिलिक। तो देखो ये रेड वाला हाइड्रोफिलिक, बाकी हाइड्रोफोबिक।
ये बेटा इस तरीके से जो है ना शो कर रहा, ये आपका क्या है बेटा, कार्बन की चेन है, और COO माइनस आपका पोलर ग्रुप, और इस तरीके के देखो कई जुड़ के आपका क्या बना रहे हैं, एसोसिएटेड कोलाइड। पहला डायग्राम नीला वाला, अरेंजमेंट ऑफ स्टेरेट आयन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट लो कंसंट्रेशन। देखो ये ट्रू सॉल्यूशन है, और जब कंसंट्रेशन एक लिमिट से ऊपर जाती है तो बेटा ये कोलाइडियल बना रहा, एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक, तो बेटा आपका सोप एनायनिक मिसली बनाता है। आयनिक मिसली मतलब जिसमें आयन एग्रीगेट होते हैं, एनायन हो रहा तो एनायनिक, केटायन है तो केटायनिक। इसी तरीके से देखो सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये बेटा देखो इसमें 11 1 12 12 कार्बन की हाइड्रोफोबिक चेन है, और बेटा हाइड्रोफिलिक क्या है, सल्फेट आयन, पोलर ग्रुप सल्फेट आयन। बस आप बेटा ये याद कर लेना, सोडियम लॉरेट सल्फेट एनायनिक मिसली बनाता है। बाकी इसकी एक बार रीडिंग लगा लेना, वैसे कोई जरूरत नहीं है इसकी। चलिए देखिए इसमें इस पूरे पैराग्राफ को डायग्राम, ये देखो जैसे ऑयल या ग्रीस है, ये ऑयल या ग्रीस की ड्रॉप है, इसके ऊपर बेटा आपका सोप आया, ये आपका है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और नेगेटिव चार्ज हाइड्रोफिलिक। फिर देखो बेटा ये जो ग्रीस या ऑयल का ड्रॉप है उसकी चारों ओर बेटा ये बन के एसोसिएटेड कोलाइड बनाते हैं, और जब ये बेटा जाके वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ग्रीस रिमूव हो जाती है। देखो पहला डायग्राम, ग्रीस ऑन क्लॉथ, फिर स्टेरेट आयन अरेंजिंग अराउंड द ग्रीस ड्रॉपलेट, क्या बना लिया, कोलाइड। ग्रीस ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्टेरेट आयन, कोलाइड बना लिया, वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, और आपके कपड़े से ग्रीस बहुत दूर हो जाती है। फिर आइए बेटा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। तो हमने अभी आपको बताया बेटा कोलाइडियल दो तरीके के होते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलाइड को बनाना बेटा बहुत आसान है, क्योंकि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा लायोफिलिक बनाने का कोई स्पेशल मेथड नहीं है, सिंपली डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम को मिक्स करके शेक कर दीजिए, थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो गर्म कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, लायोफिलिक कोलाइड। जैसे हम लोग घर में कपड़ों पे स्टार्च करते हैं तो स्टार्च मार्केट से लाते हैं, उसको हम लोग ठंडे पानी में करेंगे तो कोलाइड नहीं बनेगा, उसको गर्म पानी में बेटा शेक करते हैं तो कोलाइड बन जाता है। तो देखो बेटा स्पेस और लायोफिलिक में डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन ना के बराबर, तो बेटा उनको बनाने के स्पेशल मेथड है। और उन मेथड को बेटा देखो लायोफोबिक को बनाने के स्पेशल मेथड है, उन मेथड को बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को कहते हैं डिस्पर्सन, और एक को बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। डिस्पर्सन में बेटा क्या होता है, पार्टिकल साइज कोलाइडियल की रेंज से बड़ा होता है एक्चुअल पार्टिकल साइज, तो उसको तोड़कर हम कोलाइडियल की रेंज में लाते हैं, बड़े से छोटे छोटे में आते हैं। और बेटा कंडेंसेशन में छोटे पार्टिकल को एग्रीगेट करके बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। तो केमिकल मेथड बेटा डिस्पर्सन मेथड है। Colloidal dispersion can be prepared by chemical reaction leading to formation of molecule by double decomposition। केवल हेडिंग याद कर लेना, केमिकल मेथड में डबल डिकम्पोजिशन, जैसे ये वाला है इसको डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन देखो सेकंड वाला ऑक्सीडेशन है, सल्फर डाइऑक्साइड H2S के सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा, सल्फर का सॉल्ट बन रहा। और तीसरा बेटा हाइड्रोलिसिस, ये फेरिक क्लोराइड वाटर में आया, देखो हाइड्रोलिसिस, ये बेटा
ओरिक क्लोराइड का फॉर्मेल्डिहाइड क्या कर रहा, रिडक्शन। आप बेटा केवल हेडिंग याद रखना। लायोफोबिक कोलाइड केमिकली बनाने के मेथड का नाम डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। बस हेडिंग याद रखना। फिर आइए इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, रीडिंग आर्क मेथड। इससे बेटा किसका कोलाइड बनाते हैं, मेटल का कोलाइड। देखिए इसमें क्या करते हैं, एक ये बीकर लिया, ये बाहर वाला बीकर है, इसमें बेटा आइस का मिक्सचर ले लेते हैं और इसमें एक दूसरा बीकर रखते हैं आइस के मिक्सचर में। ये बेटा आपने डिस्पर्सन मीडियम यानी वाटर ले लिया, इसमें दो मेटल की रॉड डाली, एक को बेटा एनोड बना दिया, एक को कैथोड, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, दो इलेक्ट्रोड, दो मेटल की रॉड। जैसे आपको गोल्ड का बनाना है तो एनोड भी गोल्ड का, कैथोड भी गोल्ड का। फिर बेटा इस पे हाई वोल्टेज देते हैं, हाई वोल्टेज देंगे और इसको बेटा जब टच कराएंगे तो बेटा स्पार्किंग बहुत तगड़ी होगी, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, हाई टेम्परेचर डेवलप होगा जो बेटा मेटल को वेपराइज कर देता है। मेटल वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो किसके अंदर है, पानी के अंदर है। वेपर पानी के अंदर कांटेक्ट में आएगी तो तुरंत क्या हो जाएगी, कंडेंस, और बेटा क्या बन जाएगा, कोलाइड। लेकिन जो इस तरीके से कोलाइड बनता है बेटा अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए दूसरे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं। यही बेटा इस पैराग्राफ में लिखा है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। तो पहले बेटा मेटल को आपने वेपराइज किया, दैट इज डिस्पर्शन, और फिर उसको ठंडा कर दिया, दैट इज कंडेंसेशन। कोलाइडियल सॉल्ट ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मेटल के सॉल्ट, मेटल के कोलाइड इससे बनाए जाते हैं। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन टू इलेक्ट्रोड of the metal immersed in dispersion medium. The intense heat produce vaporize the metal, which then condense to form particle of colloidal size. यहाँ इन्होंने स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं लिखा, अभी हम दिखा रहे हैं क्या स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो मेटल के कोलाइड किससे बनाए जाते हैं, ब्रीडिंग आर्क मेथड से। समझ में आया? हेलो, यस सर। अरे भैया बता दिया करो कनेक्ट है, 5 मिनट के बाद बोल दिया करो अपने मुझे, हाँ सर कनेक्ट है। ठीक है, यस सर। एक बेटा इसको जरा नोट कर लो। देखो ये एनसीईआरटी में सोडियम स्टेरेट लिखा हुआ है, सोडियम पॉमेट भी लिख लो। जरा ये एग्जांपल लिख लो बेटा, या चलो अभी हम इसको भेज देंगे आपको। तो देखो सोडियम स्टेरेट, सोडियम पॉमेट बेटा एनायनिक मिश्री है, जबकि सोडियम लॉरेल सल्फेट ये तो आपका एनसीईआरटी में दिया है। सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ये बेटा केटायनिक मिश्री है। कई बार ये एग्जांपल पूछी गई है, हम भेज देंगे अभी। देखो बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लायोफिलिक सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपलिंग वार्मिंग द सॉलिड एंड लिक्विड। इसको तो आसानी बना सकते हैं। स्पेशल मेथड किसके हैं, लायोफोबिक के। देखो मेथड दो पार्ट में, डिस्पर्सन, इसमें पार्टिकल का साइज छोटा किया जाता है, कंडेंसेशन बड़ा किया जाता है। डिस्पर्सन में 3 है, मैकेनिकल डिस्पर्शन, मशीन के थ्रू पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं। फिर बेटा डिस्पर्स फेस यानी सॉल्यूट को डिस्पर्सन मीडियम में मिला देते हैं, फिर बेटा कोलाइडियल मिल होती है उसके अंदर करके फिर बना लेते हैं। एग्जाम्पल आपका पेंट है, इंक है। इलेक्ट्रो डिस्पर्शन,
ब्रीडिंग आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन है। पेप्टाइजेशन क्या होता है, अब एनसीईआरटी में आगे बताए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडियल में कन्वर्ट करना। फिर देखो बेटा, कंडेंसेशन में एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग, केमिकल में ये दोनों फिजिकल चेंज है, और केमिकल में डक्टबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। देखो मैकेनिकल डिस्पर्शन से किसका बनाया जाता है, इंक, पेंट। इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, ब्रीडिंग आर्क मेथड। ये बेटा वहां पर ये नहीं दिया एनसीईआरटी में। गोल्ड के सॉल्ट जो बेटा ब्रीडिंग आर्क मेथड से बनाते हैं ना, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये बहुत पूछा जाता है। फिर देखो बेटा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडियल सॉल्यूशन, और अच्छा बोलेंगे तो फ्रेशली, तुरंत बना हुआ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन। ठीक बेटा, इसमें भी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है स्टेबलाइज करने के लिए, उसको हम लोग स्टेबलाइजिंग एजेंट या पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। फिर देखो क्या लिखा है, पेप्टाइजेशन प्रोसेस में आपका प्रेसिपिटेट इलेक्ट्रोलाइट से या तो केटायन या एनायन एब्जॉर्ब करता है, और जिसके कारण लायोफिलिक बेटा क्या डेवलप होता है, चार्ज। जैसे देखो बेटा, अगर बेटा सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है और इलेक्ट्रोलाइट बेटा उसमें क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, तो बोलो इन दोनों में कॉमन आयन क्या है, जनरली कॉमन आयन एब्जॉर्ब होता है। कॉमन आयन बोलो बेटा क्या है, Ag+। तो बेटा आपके सिल्वर आयोडाइड पे Ag+ चार्ज एब्जॉर्ब होगा। इस वाले को हम लोग बोलते हैं फिक्स लेयर, और ये हरा वाला जो है वो उसे कहते हैं डिफ्यूज लेयर। दूसरे वाले में देखो, सिल्वर आयोडाइड Ki में डाल रहे हैं, बोलो Agi और Ki में कॉमन आयन क्या, I-। अब बेटा कोलाइड पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। फिक्स, ये बेटा फिक्स लेयर है, हरी वाली डिफ्यूज लेयर। फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड मिलाओगे, बेटा कॉमन आयन क्या, फेरिक आयन, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कोलाइड बनेगा। ठीक, अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड में NaOH मिलाओगे तो OH- एब्जॉर्ब होगा, नेगेटिव चार्ज कोलाइड। CDS और H2S में कॉमन आयन क्या है, सल्फाइड आयन, नेगेटिव चार्ज कोलाइड। ठीक है बेटा, जो आयन कॉमन होता है वो एब्जॉर्ब होता है, वही डिसाइड करता है चार्ज। क्लियर। यस सर। ये हेडिंग केवल याद रखो, केमिकल मेथड में डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वही जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है वही है, हाइड्रोलिसिस। फिर देखो फिजिकल मेथड में क्या, बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अगर बेटा एक एक सॉल्वेंट में अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो उसको अगर दूसरे सॉल्वेंट में डालते हैं तो बेटा वो कोलाइड बना लेते हैं। जैसे देखो, जब सल्फर इन एल्कोहल, अगर सल्फर बेटा एल्कोहल में है तो ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप उसी को पानी में डाल दोगे तो कोलाइड बन जाएगा। एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज्यादा ठंडा कर दोगे तो भी कोलाइड बन जाएगा। कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ आइस इसी मेथड से बनाया जाता है। आइए बेटा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट into colloidal salt by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। ठीक है ना, तो जब बेटा डिस्पर्स प्रेसिपिटेट को
प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या कहलाता है? पेप्टाइजेशन। कैसे करते हैं बेटा? डिस्पर्सन मीडियम के साथ शेक करते हैं। किसको? जब प्रेसिपिटेट को डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट के साथ शेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो बेटा क्या बनता है? कोलाइडियल सॉल्यूशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। और जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। देखो यहाँ लिखा है, दिस मेथड इज जनरली एप्लीकेबल फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। देखो बेटा, पेप्टाइजेशन में होता क्या है? आपका प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक। अब जब इलेक्ट्रोलाइट जो आपने डाला है बेटा, प्रेसिपिटेट या तो उसके केटायन को या एनायन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? या तो अब जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब किया, तो अब बेटा प्रेसिपिटेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो बेटा दूर दूर जाएंगे और क्या बना लेंगे? कोलाइड। और एट एनी हाउ अगर आप चार्ज रिमूव कर दो तो बेटा वो पास पास आ जाएंगे, ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाएंगे, उसी को कोगुलेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट को कोलाइड में कन्वर्ट करना पेप्टाइजेशन, और कोलाइड को प्रेसिपिटेट में करना कोगुलेशन। तो देखो क्या लिखा है, दिस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज or negative charge on precipitate, which ultimately break up into a smaller particle in the size of colloid. You will learn about the phenomena of development of charge on solid particle and their dispersion in section 5. आगे लिखा हुआ है ये charge on colloidal particle. फिर उसके बाद बेटा purification of colloid. देखो बेटा, हम लोग किस टाइप के कोलाइड को प्योरीफाई करते हैं? लायोफोबिक। लायोफिलिक को नहीं, लायोफिलिक अपने आप प्योर होते हैं, लायोफोबिक इम्प्योर होते हैं। और किस बात की इम्प्योरिटी होती है? जो आप लायोफोबिक को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो, इलेक्ट्रोलाइट जो आप मिलाते हो ना, उस इलेक्ट्रोलाइट के आयन की इम्प्योरिटी होती है, ठीक है ना। तो इम्प्योर कोलाइड होता किसका है? लायोफोबिक कोलाइड इम्प्योर होता है। प्योरिफिकेशन हम लोग किसका करते हैं? लायोफोबिक कोलाइड का। इम्प्योरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रोलाइट के आयन की, ठीक। तो बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी है उसको एक मिनिमम लेवल तक लाते हैं, पूरी तरीके से रिमूव नहीं करते हैं। अगर बेटा पूरी तरीके से रिमूव कर दिए तो कोलाइडियल पे चार्ज खत्म हो जाएगा, अनचार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे, बड़े हो जाएंगे, ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाएंगे, कोगुलेशन हो जाएगा। तो हमें बेटा एक मिनिमम लेवल तक चार्ज रखना है लायोफोबिक को, कोलाइड को स्टेबल बनाने के लिए। तो बेटा उस हमारी जरूरत से ज्यादा जो आयन प्रेजेंट है उनको हम लोग रिमूव करते हैं प्यूरिफिकेशन मेथड से। देखो बेटा, कोलाइडियल सॉल्यूशन व्हेन प्रिपेयर्ड जनरली कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा जो लायोफोबिक कोलाइड को स्टेबलाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट आप मिलाते हो ना, उसकी इम्प्योरिटी होती है, उसकी आयन की। While in the presence of traces of electrolyte is essential for the stability of colloidal, लायोफोबिक कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए एक मिनिमम लेवल इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है, ठीक। लार्जर क्वांटिटी अगर होगी तो कोगुलेट हो जाएगा। तो आपको इक्विलिब्रियम बना के रखना है कि बहुत ज्यादा ना हो बहुत कम ना हो। तो अगर बेटा आपकी जरूरत से ज्यादा है तो उसको हमें हटाना पड़ता है, हटाने को हम लोग प्यूरिफिकेशन कहते हैं। Therefore, necessary to reduce the concentration of these soluble impurity to requisite minimum, एक रिक्वायर्ड लेवल तक नीचे लाना पड़ता है। तो देखो बेटा है क्या प्यूरिफिकेशन?
The process used for reducing the amount of impurities to requisite minimum is known as purification. ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट को एक मिनिमम लेवल तक रिड्यूस करना क्या कहलाता है? प्योरिफिकेशन। अब बेटा प्योरिफिकेशन के 3 मेथड हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस एक ही चीज है, दोनों में केवल स्पीड का अंतर है। डायलिसिस धीरे धीरे होती है, इलेक्ट्रोडायलिसिस फास्ट होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑर्डिनरी सेपरेशन को डायलिसिस बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर डायलिसिस हो रही है इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। देखो इसमें करते क्या, ये डायग्राम देखो, ये एक बेटा पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन का एक बैग है। एनिमल मेम्ब्रेन में पार्टिकल का साइज बेटा इस तरीके का होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट के आयन को पास होने देगा, इतना बड़ा साइज होता है, लेकिन कोलाइट के पार्टिकल को पास नहीं होने देगा। तो जैसे देखो यहाँ पर एक ये स्टैंड लगा दिया, ये एक हुक से इसको लटका दिया। यहाँ पर देखो इम्प्योर इलेक्ट्रोलाइट है और ये बेटा एक पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन का बैग है। इधर से बेटा बहुत स्पीड से पानी पास करते हैं। तो जब बेटा पानी पास करते हैं तो इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी है यानी कैटायन और एनायन उस पानी के बहाव के साथ बाहर आ जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस। बेटा ये आयन बाहर होके यहाँ सेटल होंगे तो हमें बेटा ये पानी लगातार चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी चेंज नहीं करोगे तो यहाँ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका आयन वापस बेटा बैग के अंदर जाने लगेगा। इसलिए पानी को लगातार रिमूव करते रहना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। देखो क्या लिखा है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिसॉल्व्ड सब्सटेंस from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. Since particles यानी केटायन और एनायन किसके? इलेक्ट्रोलाइट के, in a true solution can pass through animal membrane और parchment paper और cellophane है, but not the colloidal particle. तो जो बेटा एनिमल मेम्ब्रेन होती है, पार्चमेंट पेपर होता है, सेलोफेन, इनसे बेटा ट्रू सॉल्यूशन जैसे NaCl है उसके आयन पास हो जाते हैं, लेकिन कोलाइडियल के पार्टिकल बड़े होते हैं वो पास नहीं हो पाते। ठीक, द मेम्ब्रेन कैन बी यूज्ड फॉर डायलिसिस। apparatus used for this process is called dialyzer. A bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. Molecules and ion diffuse through membrane and outer water and pure colloidal solution is left behind. प्योर नहीं होता बेटा, एक मिनिमम लेवल तक तो होता ही है। तो देखो बेटा फिर से आपने क्या किया, एक बैग लिया एनिमल मेम्ब्रेन का, उसमें इम्प्योर कोलाइडियल भर दिया, एक तरफ से बहुत तेजी से पानी पास करते हैं, पानी के बहाव के साथ बेटा कोलाइडियल पार्टिकल में जो आयन है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक, और आपका कोलाइडियल प्योर हो जाता है, इसको कहते हैं डायलिसिस। पानी को लगातार रिमूव करते रहना चाहिए, नहीं तो जो आयन बाहर है दोबारा वापस चले जाएंगे। और यही चीज अगर बेटा ये डायलिसिस बहुत धीरे धीरे होता है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दें यानी 2 इलेक्ट्रोड डाल दें, बैटरी से जोड़ दें, और अब जो बेटा आप देखोगे आयन का डिफ्यूजन और तेजी से होने लगेगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। फिर बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Ultrafiltration is the process of separating the colloidal particle from the solvent and soluble to prevent the colloidal solution by specially prepared filter. अल्ट्रा फिल्टर पेपर से कोलाइडियल सॉल्यूशन से आयन को रिमूव करना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो इसमें करते क्या बेटा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेते हैं, उसमें पोर साइज बेटा बहुत बड़ा होता है, उससे बेटा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो पास हो ही जाएंगे,
कोलाइडियल पार्टिकल भी पास हो जाते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं। कैसे बेटा, उसको हम कोलोडियन सॉल्यूशन, एक टाइप का कोलाइड होता है ये, पहले हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलोडियन सॉल्यूशन में डिप करते हैं, फिर उससे निकाल कर बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जिससे वो हार्ड हो जाता है। कोलोडियल सॉल्यूशन क्या है, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज। ये बेटा अंडरलाइन कर लेना, ये पूछ सकता है। इन ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। बेटा आपने अपने नॉर्मल फिल्टर पेपर को उसमें डिप कर दिया, फिर उससे निकाला, फॉर्मेल्डिहाइड में डाला, बेटा हार्ड हो जाता है। एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बी प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग। सोकिंग फिल्टर पेपर इन ए कोलोडियन सॉल्यूशन, हार्डनिंग बाय फॉर्मेल्डिहाइड एंड देन फाइनली ड्राइंग। हार्डनिंग करने के बाद ड्राई कर लो, अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन गया। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से जब बेटा इम्प्योर कोलाइड बेटा आप डालोगे तो बेटा केवल आयन पास हो जाएंगे, आपका कोलाइड पास नहीं होगा, तो आपके अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर केवल कोलाइडियल के पार्टिकल बचेंगे, ठीक है ना। वो आपका क्या होगा, प्योर कोलाइड होगा। तो ये जो कोलाइडियल के पार्टिकल बने वो केवल डिस्पर्स फेज बचा, डिस्पर्सन तो चला गया, तो फिर से बेटा इस डिस्पर्स फेज को जो कोलाइडियल के ऊपर बचा हुआ है अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर, उसको डिस्पर्सन मीडियम में मिला दो, कोलाइड बन गया। देखो क्या लिखा है, कोलाइडियल पार्टिकल left on the ultra filter paper are then stirred with fresh dispersion medium के साथ मिला दो बेटा और शेक कर दो, कोलाइडियल बन गया। अब आइए बेटा प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो बेटा कोलाइडियल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कम होती है। क्यों? ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल के नंबर बेटा बहुत ज्यादा होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, वहां कोई एग्रीगेशन नहीं होता। कोलाइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं, एसोसिएशन होता है, और आप सबको मालूम है जहां पर एसोसिएशन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। कोलाइडियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये चारों आपका ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कम होंगे। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर, यस सर। सर उसके बाद टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। देखो बेटा आपने एक बीकर में कोलाइडियल सॉल्यूशन लिया, एक तरफ से इस पे लाइट पास कर रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन के 90 डिग्री सी पर देखो माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। जब माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, कोलाइडियल पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ठीक है ना, और आपको एक कोन बनता नजर आएगा। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ scattering of light by the colloidal particle is known as Tyndall effect. Tyndall effect आपको ज्यादा किसमें नजर आएगा, लायोफोबिक कोलाइड में, कम किसमें नजर आएगा, लायोफिलिक में। क्यों? लायोफोबिक में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, और जो बेटा ये कोन बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, टिंडल कोन। क्लियर? और ये दो कंडीशन पढ़ लेना, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। पहला बेटा डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का डायमीटर और लाइट जो यूज कर रहे हैं उसकी लाइट जो आप यूज कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है, दोनों बेटा ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, मच स्मॉलर, मतलब स्मॉलर हो लेकिन बहुत ज्यादा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम ग्रेटली डिफर इन मैग्नीट्यूड, दोनों बहुत ज्यादा होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस ज्यादा हो। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो ना,
आप जब देखते हो लाइट बंद की जाती है, लाइट जब पर्दे पे डाली जाती है तो सिनेमा हॉल में क्या डस्ट के पार्टिकल है, तो जो डस्ट के पार्टिकल बेटा उस लाइट के रास्ते में आते चमकते नजर आते हैं, यस सर। तो वो बेटा कोलाइडियल का एग्जाम्पल। डस्ट पार्टिकल क्या है? कोलाइडियल। डिस्पर्स से कोलाइडियल के पार्टिकल है, वो लाइट को बेटा स्कैटर्ड कर देते हैं। ठीक है। आकाश हमें नीला दिखता है किसके कारण? टिंडल इफेक्ट के कारण। टिंडल इफेक्ट। आपके घर में एक बंद कमरा हो जिसमें धूल धक्कड़ बहुत ज्यादा हो, अगर उसमें कहीं से छेद से सनलाइट आ रही है तो सनलाइट के रास्ते में जो धूल के कण पड़ेंगे चमकने लगते हैं, यही टिंडल इफेक्ट है। ठीक। फिर आइए बेटा कलर। फिर कलर ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल किस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर्ड करते हैं उसके हिसाब से कलर होता है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट बेटा कौन सी यूज होगी, ये डिपेंड करता है साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। अलग अलग पार्टिकल के साइज के लिए वेवलेंथ अलग, कलर अलग अलग। द कलर of colloidal solution changes with the manner in which the observer receives the light. For example, a mixture of milk and water appear blue when viewed by the reflect light. Reflected light से अगर मिल्क और वाटर के सॉल्यूशन को देखोगे तो ब्लू नजर आएगा, जबकि ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देखोगे तो बेटा ये आपको रेड नजर आएगा। इसी तरीके गोल्ड का सॉल रेड कलर होता है, रेड इन कलर, लेकिन अगर आप पार्टिकल का साइज इंक्रीज करोगे तो ये पहले पर्पल नजर आएगा, फिर ब्लू, फाइनली गोल्ड, गोल्डन। रट लीजिएगा, गोल्ड का सॉल रेड कलर में होता है नॉर्मल पार्टिकल साइज में, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज पड़ेगा तो पहले पर्पल, फिर ब्लू, फाइनली गोल्डन। याद करना पड़ेगा ये सीक्वेंस। नहीं, वो तुमको भगवान बताएंगे आके एग्जाम में। अरे मैडम ये सब रटना है, ठीक है। यस सर। एडजॉर्प्शन, कोलाइडियल, कैटालिस्ट, पॉलीमर, रेक्टिफिकेशन, ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडियल पार्टिकल को जब बहुत पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो आप देखोगे कोलाइड के पार्टिकल रैंडमली मूव करते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं। इसको सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट ने देखा था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उसी के नाम पे ब्राउनियन मूवमेंट है। तो जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। अब बेटा 5:30 हो गया, ये चार्ज ऑन कोलाइडियल पार्टिकल कल बता देंगे, कल मतलब अगले टाइम पे। बाकी जो थोड़ा बहुत तो याद होगा ही वो अपना कर लेना एग्जाम में। बोलो भाई। हेलो। यस सर। चलो हम चार्ज निकालना बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, जो जिस तरीके का न्यूमेरिकल आता है इसमें नहीं दिया है। हम चलो बता रहे हैं तुम्हें। जैसे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, which of the following will form negatively charged colloid? देखो बेटा ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, पहले दोनों में पहले बेटा मिलीमोल निकालो। बोलो बेटा सिल्वर नाइट्रेट के मिलीमोल कितने हैं पहले ऑप्शन में? 10। इसका भी बेटा 10 है, इसका भी 10 है, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। अगर मिलीमोल सेम है तो बेटा कोलाइड नहीं बनेगा, भूल जाओ इसमें कोई चार। अब बताओ इसमें आओ, सेकंड ऑप्शन में बेटा बोलो बेटा सिल्वर नाइट्रेट कितना है 20 20। और ये बेटा क्या है 10। ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये बेटा एक्सेस रिएजेंट। ये क्या है डिस्पर्स फेस। लिमिटिंग को क्या बोलोगे? डिस्पर्स फेस। इसको क्या बोलोगे? डिस्पर्सन मीडियम। अब बोलो बेटा प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? सिल्वर आयोडाइड का बनेगा।
अब बेटा प्रेसिपिटेट और डिस्पर्सन मीडियम में कॉमन आयन देखा करो। आई बोलो मीन डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम में कॉमन आयन क्या है? सिल्वर आयन है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर है। प्रेसिपिटेट और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेस नहीं, डिस्पर्सन मीडियम और प्रेसिपिटेट में कॉमन आयन कौन है? Ag+, तो बेटा आपका प्रेसिपिटेट डिस्पर्सन मीडियम से पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कोलाइड हो गया, ये आपका ऑप्शन नहीं है। आओ बेटा थर्ड। इस वाले में ये बेटा कितना है 10, थर्ड ऑप्शन में आइए। कहां से आ गया यार? कैंसिल कर दो। कैंसिल ही तो नहीं हो रहा है। चलिए 3 डॉट्स पे क्लिक करिए। हैं? दूसरी चीज आ रही है। डन। डन करेंगे तो सब गायब हो जाएगा, ये गायब नहीं करना। क्या हो गया? दूसरा ही गायब हो गया। हाँ भाई आइए बेटा थर्ड में बोलो बेटा सिल्वर नाइट्रेट कितना है 10, KI कितना है 20। अब देखो ये डिस्पर्सन मीडियम है, ये डिस्पर्स फेस है। वंस अगेन बेटा प्रेसिपिटेट किसका बना? AgI का। बोलो बेटा अब इन दोनों में कॉमन आयन कौन है? I minus. नेगेटिव चार्ज कोलाइड। समझ गए? Yes sir. तो आप बेटा क्या करोगे, इस जो दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहे दोनों के मिलीमोल निकालो, जिसका कम डिस्पर्स फेस, जिसका ज्यादा डिस्पर्सन मीडियम, दोनों से जो प्रेसिपिटेट बना डिस्पर्सन मीडियम में। देखो प्रेसिपिटेट और डिस्पर्सन मीडियम में कॉमन आयन क्या है? कॉमन आयन डिसाइड करेगा चार्ज। समझ गए? यस अब सर। यस जरा सर। ये तो बेटा डाटा के हिसाब से हो गया। अब कॉमन सेंस से देखो, अगर बोला जाए सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया, चार्ज बताओ। तो बेटा जिसको मिलाते हैं वो डिस्पर्स फेस होता है, जिसमें मिलाते हैं वो डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो AgNO3 को अगर KI में मिला रहे हैं, प्रेसिपिटेट बनेगा AgI का, डिस्पर्सन मीडियम कौन है? KI। ठीक है, कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा? आयोडाइड आयन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोलाइड। लेकिन अगर पोटेशियम आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट में डाल रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड क्या हुआ? डिस्पर्स फेस, सिल्वर नाइट्रेट डिस्पर्सन मीडियम, प्रेसिपिटेट किसको एब्जॉर्ब करेगा? Ag+ को पॉजिटिवली चार्ज। फेरिक हाइड जैसे बेटा FeCl3 को अगर आप हॉट वाटर में डालोगे, ठीक है ना, तो बोलो बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा या फेरिक ऑक्साइड जो भी है। अब बेटा वाटर और फेरिक हाइड्रोक्साइड में कॉमन आयन क्या है? OH-, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होगा। ठीक है, जो ज्यादा होगा डिस्पर्सन मीडियम, प्रेसिपिटेट और डिस्पर्सन मीडियम का कॉमन आयन डिसाइड करेगा चार्ज। क्लियर? यहां देखो बेटा, इसमें पहला वाला देखो, AgI बेटा किसमें है? AgNO3। AgI प्रेसिपिटेट है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। इसीलिए देखो Ag+ को एब्जॉर्ब किया। AgI अगर KI में है तो डिस्पर्सन मीडियम KI, नेगेटिव चार्ज। फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर फेरिक क्लोराइड में, कॉमन आयन Fe++, पॉजिटिव चार्ज। फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर NaOH में तो कॉमन आयन OH, नेगेटिव चार्ज।
CDS देखो H2S में कॉमन आयन सल्फाइड आयन निगेटिवली चार्ज। अब डिसाइड कर लोगे चार्ज, बोलो। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। चार्ज ऑन कोलाइडियल पार्टिकल, ठीक, हार्डी ये सब जीटा पोटेंशियल ये सब बताएंगे आपको। इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, हार्डी सूल्जे लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, गोल्ड नंबर इसमें दिया नहीं लेकिन हम आपको बता देंगे। उसके बाद इमल्शन और बेटा उसके बाद एग्जाम्पल। ठीक, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी मंडे को करा देंगे आपका। टेस्ट का टेंशन नहीं लेना, टेस्ट भर का आपको आता है। ठीक बेटा, यस सर। तो कुछ समझ में आया एनसीईआरटी से? बोलो। Yes, sir. अब खुश होगी, एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है? बोलो भाई। यस Yes, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। Thank you, sir.